छात्रों, स्वागत है आपका री स्टडी के यूट्यूब चैनल में। छात्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं पर्यावरण से संबंधित कुछ बातें, जिनमें पर्यावरणीय समस्याएं, प्रदूषण क्या है, प्रदूषकों के प्रकार, जल से होने वाले रोग और वायु प्रदूषण से होने वाले रोगों के बारे में छात्रों आज हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो और यदि वहां साइंस या पर्यावरण या जीके जैसे कुछ प्रश्न आना होते हैं तो छात्रों यहां से एक प्रश्न आना लगभग तय होता है। अभी जो शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में छात्रों पर्यावरण पूछी जाती है, उस पर्यावरण में भी यहां से एक या दो प्रश्न आना निश्चित होते हैं। तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले छात्रों यहाँ लिखा है हमने प्रदूषण क्या है। छात्रों, प्रदूषण मतलब होता है वातावरण में या हमारे पर्यावरण में अवांछित कारकों का मिल जाना, मतलब ऐसे कारकों का मिल जाना जो नहीं मिलना चाहिए, छात्रों प्रदूषण कहलाता है। हालांकि अभी हमने यहाँ प्रकार प्रदूषण के आपको नहीं बताया। कई प्रकार का प्रदूषण होता है छात्रों। जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, महासागरीय प्रदूषण है, नाभिकीय प्रदूषण है, वैचारिक प्रदूषण है। ठीक है, ऐसे कई प्रकार का प्रदूषण होता है। कभी प्रदूषण के प्रकार, कारण और निवारण के उपाय पर हम आगे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो इसके बाद यहाँ लिखा है कि प्रदूषक क्या है। छात्रों, जो हानिकारक पदार्थ हमारे वातावरण को दूषित करते हैं उन्हें हम प्रदूषक कहते हैं। अब यहाँ से प्रश्न आपको आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रदूषकों के प्रकार कि जो प्रदूषक होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए इनको देखते हैं। सबसे पहले तो जो प्रदूषक होते हैं वो हम विघटन और जिनका विघटन नहीं होता है, मतलब जो क्षय होने वाले होते हैं और क्षय न होने वाले होते हैं, आक्षयित और क्षयित। तो ये पहले है विघटित ना होने वाले आक्षयित प्रदूषक होते हैं। इनमें क्या क्या आ जाता है, मतलब ये बहुत जल्दी से ये नष्ट नहीं होते, ये वातावरण में बने रहते हैं और वातावरण की ऑक्सीजन के वातावरण में अन्य गैसों या जल के साथ में मिलकर दूषित करते हैं। इनको कहते हैं विघटित ना होने वाले। जैसे शीशा है, लेड कहलाता है ये, पीवी, पारा, लोहा, फिनाइल, पॉलीथीन, डिटर्जेंट और एल्यूमिनियम आदि। छात्रों ये ध्यान देना आप, ये विघटित नहीं होने वाले हैं। यहां से प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, निम्न में कौन विघटित होने वाले हैं, कौन विघटित होने वाले नहीं है। ठीक है, इस टाइप से देखो यहाँ, और आप देख सकते हो यहाँ हमने लिखा है जो विघटित नहीं होते हैं जैव अनिम्नीकरणीय कहलाते हैं, या फिर जैव अपघटनीय कहलाते हैं। जो जैव अनअपघटनीय, ध्यान देना ये शब्द कठिन है। जैव अनअपघटनीय, अनअपघटनीय, अन मतलब नहीं होता अपघटन, या जैव अनिम्नीकरणीय कहलाते हैं। जैसे पॉलीथिन है, कांच के टुकड़े हैं, प्लास्टिक है या कीले हैं। ठीक है, मतलब कीले देखो वहां हमने लिखा होगा लोहा, ये लिखा देखो, आप समझ रहे होंगे, या एल्यूमिनियम वगैरह है, इसके टुकड़े बच जाते हैं, तो आप समझ रहे ये विघटित ना होने वाले हो गए। इसके बाद में छात्रों हमने यहाँ लिखा है विघटित होने वाले, ये तो आप समझ ही जाओगे। घरेलू कूड़ा करकट है, सब्जी के छिलके, अनाज के छिलके आदि, लकड़ी है, कागज है या कपड़ा है, ये विघटित होने वाले। यहां से छात्रों प्रश्न आता है, आप खुद से दिमाग लगा सकते हो कि कौन नष्ट होने वाला है। जो नष्ट होने वाला होता है, मिट्टी में मिल जाता है, जल्दी सड़गल जाता है, वो विघटित होने वाले उसमें आते हैं। और जो जल्दी नहीं सड़ते गलते हैं, जो ज्यों के त्यों पड़े रहते हैं, जैसे प्लास्टिक आदि के पदार्थ, कांच के टुकड़े हमने लिख रखे उदाहरण, ये कहलाते हैं विघटित ना होने वाले, या इनको हम क्या कहते हैं, जैव अनिम्नीकरणीय। आ शब्द लिखा है मतलब नहीं हो रहा है, ऐसा समझना। इसके बाद में छात्रों हम देखते हैं कुछ होते हैं दृश्य प्रदूषक जो हमें दिखते हैं, जैसे धूल है, ये धूम है। हालांकि ये धूम लिखा है शब्द, ये धुआंश कहलाता है। धूम जहां भी लिखा मिले ये धुआंश कहलाता है। कोलकाता में सबसे ज्यादा इसका प्रदूषण होता है। धुआंश या धूम या स्मोग इसको हम कहते हैं। इसमें छात्रों स्मोग में मुख्यतः कोहरा होता है इसमें, और धूल के कण होते हैं और धुआं होता है। धूल के कण, धुआं और कोहरा, इनको मिला के हम धुआंश या धूम या इंग्लिश में स्मोग कहते हैं।
कलकत्ता कहलाती है भारत की स्मोक सिटी। हालांकि कलकत्ता तो सबसे प्रदूषित शहर ही है भारत का। आगे देखते हैं सीवर जल। सीवर जल छात्रों ये नालियों से निकलने वाला पानी होता है, ये भी हमें दिखता है तो दृश्य प्रदूषक में। मानव व जानवरों का मलमूत्र ये दिखता है तो दृश्य में। औद्योगिक अपशिष्ट मतलब उद्योग से निकलने वाला जो कचरा होता है वो दृश्य प्रदूषक में आ जाता है। आप समझ सकते हो, दृश्य मतलब जिसको हम देख सकते हैं। अदृश्य प्रदूषक में छात्रों आ जाते हैं बैक्टीरिया, कुछ जीवाणु, जल व मिट्टी में मिले विषैले रसायन जो हमें दिखते नहीं है, ये आ जाते हैं अदृश्य प्रदूषकों में। इसके बाद छात्रों ठोस प्रदूषक, ये धूम्र जो हम बता रहे थे ये यहाँ इसमें भी आता है, कभी आप सन ऐसे भ्रमित करने वाले नहीं आते। धूम्र या धूम शब्द यहाँ लिखा है, ये स्मोक है, वही धुआंसा है। धूल के कण, अपशिष्ट, सीसा, पारा, एरोसाल, एस्बेस्टस और कैडमियम, ठीक है। ये एरोसाल कहलाते हैं छात्रों कि वाहनों से निकलने वाला जो धुआं होता है या उद्योगों से निकलने वाला जो धुआं होता है, इसमें जो धूल के कण मिले होते हैं उस धुआं में, उसको हम एरोसाल कहते हैं, ठीक है। एस्बेस्टस ये धातुएं हैं, कैडमियम वगैरह ये धातुएं हैं, तो ये ठोस प्रदूषक में आ जाते हैं। इसके बाद में गैसीय प्रदूषक हमने यहाँ लिख रखे हैं, तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, और यहाँ हमने गैसीय प्रदूषक में लिखा नहीं है। तो सबसे बड़ा गैसीय प्रदूषक होता है छात्रों CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये NO2 है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। इनको आप याद कर सकते हो। ये प्रमुख सबसे ज्यादा गैसीय प्रदूषक जो है वो क्या है छात्रों, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसे दमघोंटू गैस कहते हैं। सबसे ज्यादा प्रदूषण यही फैलाती है कार्बन मोनोऑक्साइड। जो सिगरेट वगैरह अपन पीते हैं या पिस्टल या जंगलों में लगी आग में से ये निकलती है, या सिगड़ी जला के आप सो जाओ बंद कमरा करके तो उसमें जो डेथ हो जाती है दम घुटने से, वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो ये गैसीय प्रदूषक है, ठीक है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है तो ज्वालामुखी उद्भेदन से निकलती है सबसे ज्यादा। हम और जब वायु प्रदूषण बताएंगे तब आपको इन सब चीजों में और विस्तृत बता देंगे, अभी तो जल्दी जल्दी करना है, आप और देखते जाओ आगे। इसके बाद लिखा है तरल प्रदूषक, मतलब जो बहने वाले होते हैं, जैसे सागरों में रिसा, खनिज तेल, जो पेट्रोलियम विदेशों से अपन बुलवाते हैं, वो टैंकर जो होते हैं, महासागरीय प्रदूषण सबसे ज्यादा इसी से होता है। तो उन टैंकरों का तेल समुद्रों में रिस जाता है, उसी को हम सागर में रिसा, खनिज तेल या महासागरीय प्रदूषण कहते हैं। फिर अमोनिया, मूत्रालयों में जो दुर्गंध आती है वो अमोनिया। यूरिया, कीटनाशक, तेल और ग्रीस आदि ये तरल प्रदूषक हो गए। आप समझ जाओगे, यहां से आएगा कि कौन सा तरल प्रदूषक है या नहीं, आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद में छात्रों यहाँ लिखा है प्राथमिक प्रदूषक। और भी दो प्रकार होते हैं, प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक। छात्रों प्राथमिक प्रदूषक ऐसे प्रदूषकों को कहते हैं जो वातावरण में सीधे ही उपलब्ध होते हैं, ये किसी से क्रिया नहीं करते, ये सीधे ही उपलब्ध हो जाते हैं, उन्हें हम प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। जैसे लावा से उत्पन्न राख, वो खुद प्रदूषित है राख, तो इसको हम कह सकते हैं। वाहनों से या उद्योगों से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड, फैक्ट्रियों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड, दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन या धुआं या नाइट्रोजन ऑक्साइड या धूल के कण, ये प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। ये वातावरण में सीधे ही उपलब्ध रहते हैं। इसके बाद में छात्रों द्वितीयक प्रदूषक हम ऐसे प्रदूषकों को कहते हैं जो वायु या जल के संपर्क में आने के बाद में प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, द्वितीयक प्रदूषक। जैसे ओजोन, तो ओजोन जब तक वायु के संपर्क में नहीं आती तब तक की नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन जैसे ही वायु के संपर्क में ओजोन आ जाती है, जैसे O3 बनती है तो ये हानि पहुंचाने लगती है। इसके बाद में DDT प्रश्न आता है कि कुछ पक्षियों के जो अंडे होते हैं, अंडोत्पत्ति के पूर्व ही क्यों फूट जाते हैं, तो छात्रों वो DDT के कारण फूट जाते हैं। और डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन ऐसा इसका फुल फॉर्म होता है। और पारा, ये पारा वगैरह जब तक ये जल में नहीं घुलेगा पारा तो ये प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। तो जो वायु या जल में घुलने के बाद प्रदूषण फैलाने में ताकतवर हो जाते हैं, उन्हें हम द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। इसके बाद छात्रों हमने यहाँ प्रदूषण के स्रोत लिखे हैं कि प्रदूषण कहाँ कहाँ से फैलता है। तो एक तो प्राकृतिक स्रोत, मतलब प्रकृति ही अपने आप फैलाती है, जैसे ज्वालामुखी उद्भेदन या दलदली भूमि से निकलने वाली गैसें आदि, जैसे मार्स गैस वगैरह, मीथेन निकलती दलदली भूमि से, मार्स गैस कहते ही उसे। इसके बाद में मानवीय स्रोत, मतलब जितने प्रकार का दहन होता है, लकड़ी को जलाई जाती है आदि जलती है, कोयला जलाया जाता है, ताप विद्युत घरों आदि में। परिवहन के साधन, ताप विद्युत ग्रहों में कोयले का दहन, कांच, प्लास्टिक और बाकी जितने भी प्रकार के मानव जितने प्रकार के प्रदूषण फैलाता है वो सब मानवीय स्रोतों में आ जाते हैं, जिनका जवाबदेह मानव है, प्रकृति नहीं है छात्रों। वो आपके आ जाते हैं काय में, मानवीय
प्रदूषकों के स्रोत में। ठीक है, फिर एक प्रश्न, एक चैप्टर आपको लगा है छात्रों शिक्षक भर्ती परीक्षा में, ये लगा ही होता है कि प्रमुख पर्यावरणीय समस्याएं क्या क्या हैं, मतलब पर्यावरण में मुख्य समस्याएं वर्तमान समय में क्या क्या चल रही हैं जिनसे पर्यावरण को नुकसान है, वो हमने यहाँ लिखी है। सबसे पहले ओजोन संकट, ओजोन परत में जो क्षय हो रहा है, जो ओजोन परत में अंटार्कटिका में जो छिद्र देखा गया है, क्योंकि ओजोन क्या है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो यूवी विकिरण होती है, पराबैंगनी विकिरण, इनको अवशोषित करती है, सोख लेती है, पृथ्वी पर आने से रोकती है, इसलिए जीव जंतु वनस्पति इनको खतरा नहीं हो पाता। ठीक है, तो ओजोन संकट एक हो गया। दूसरा ताप में वृद्धि, छात्रों इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं या वैश्विक तापमान में वृद्धि या ग्रीन हाउस प्रभाव इसको हम कहते हैं। इसके कारण पूरे संसार के तापमान में वृद्धि हो रही है, और इसी तरह से यदि तापमान में वृद्धि होती रही तो एक समय ऐसा आएगा कि वातावरण का ताप बढ़ने से ध्रुवीय प्रदेशों में जमी बर्फ पिघल जाएगी, और इससे जो तटीय शहर हैं वो जलमग्न होने की संभावना बढ़ जाएगी, नदियों समुद्रों का जल स्तर बढ़ जाएगा। ये ताप वृद्धि, वैश्विक तापमान में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग इसको कहते हैं। इसके बाद में छात्रों ये एसिड रेन या इसको अम्लीय वर्षा हम कहते हैं। तो ये अम्लीय वर्षा ये भी प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं में आती है। अम्लीय वर्षा या एसिड रेन जो होता है, क्या होता है, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब वर्षा के जल के साथ मिल जाते हैं तो ये क्रमशः सल्फर के ऑक्साइड बनाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं नाइट्रिक अम्ल, और अम्ल मतलब होता है एसिड, एक प्रकार का तेजाब। और जब ये छात्रों वर्षा के जल के साथ मिलकर पृथ्वी पर बरस जाते हैं तो उसे हम अम्ल वर्षा या एसिड रेन कहते हैं। पीले कलर की वर्षा होती है। इसी अम्ल वर्षा के कारण छात्रों आगरा के ताजमहल और लाल किले का और दिल्ली के लाल किले का क्षरण हो रहा है, उनका रंग बदल रहा है। ठीक है, इसके बाद में ऊर्जा संकट। ऊर्जा संकट, चूंकि हम अब ऊर्जा संकट क्या कहलाता है, एक समय ऐसा आएगा छात्रों कि कोयला नहीं बचेगा, पेट्रोलियम नहीं बचेगा, क्योंकि हम इनका बहुत अच्छे तरीके से इनका विदोहन नहीं कर पा रहे हैं, इनका उपयोग हम समुचित तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, इनका अनावश्यक उपयोग किए जा रहे हैं। इसलिए भविष्य में ऊर्जा संकट मतलब तेल, कोयला, पेट्रोलियम ये सब नहीं रहेगा, जिसको हम ऊर्जा संकट की स्थिति कहेंगे। इसके बाद है प्रकाश रासायनिक धुंध। छात्रों ये जो प्रकाश रासायनिक धुंध हमने यहाँ लिख रखा है, ये प्रकाश रासायनिक धुंध जो होती है, ये यही धूम्र या स्मोग, वही धुआं सा कहलाता है। प्रकाश रासायनिक धुंध वही कहलाता, हम बता चुके। इसके बाद में है विलुप्त प्राय प्रजातियां, जो रेड डाटा बुक में दर्ज हैं, जो जीव जंतु पहले अपने यहाँ पृथ्वी पर रह रहे थे, जो जैविक विविधता या बायोडायवर्सिटी में सहायक थे, प्राकृतिक पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में जो सहायक जीव जंतु थे, वो प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। ये भी पर्यावरणीय समस्याएं हैं, इसलिए जैविक विविधता को खतरा उत्पन्न हो गया है। ठीक है, फिर हम चलें जलवायु परिवर्तन। छात्रों ये जो जलवायु परिवर्तन है, इसका जो मुख्य जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण हो रहा है। लगातार देशों की जलवायु बदलती जा रही है। ठीक है, इसके बाद में हम चले प्राकृतिक संसाधनों का प्रदूषण। ये भी पर्यावरणीय समस्या है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रदूषण, खदानों पर जो खानों में जो प्रदूषण है, ठीक है, जो जंगल में प्रदूषण फैल रहा है, यही कहलाता है प्राकृतिक, या नदियों को हम दूषित कर रहे हैं। ठीक है, यही कहलाता है प्राकृतिक संसाधनों का प्रदूषण। इसके बाद में रेगिस्तान का फैलाव। वृक्षों के अति कटाव से रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है, लगातार रेतीला भाग बढ़ता जा रहा है, तो ये भी पर्यावरणीय समस्या है। जल संकट आ जाएगा भविष्य में, जल संसाधनों में कमी आ जाएगी, महामारियां फैल रही हैं, ये भी पर्यावरणीय समस्याएं हैं। इसके बाद में प्राकृतिक आपदाएं, जैसे सुनामी आ रही, भूकंप आ रही, बाढ़ें आ रही, या अनावृष्टि हो रही, वर्षा हो नहीं रही, सूखा जैसी कंडीशन बन रही है, तो ये क्या कहलाती है, भूकंप वगैरह, ये प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं छात्रों। तो ये प्रमुख पर्यावरणीय समस्याएं हैं। अब यहां से प्रश्न कैसा आता है, यहां से प्रश्न ऐसा आता है कि निम्न में कौन पर्यावरणीय समस्या नहीं है, या निम्न में कौन पर्यावरणीय समस्या है। अब यदि प्रश्न ऐसा आता है कि निम्न में कौन सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समस्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समस्या है छात्रों तापमान में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन के लिए यही जिम्मेदार है। और कहीं ना कहीं सभी प्रकार की समस्याएं जो हैं वो इसमें ताप वृद्धि में आ जाती हैं। जंगल कट रहे हैं, वृक्षारोपण उतना किया नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जुड़ के ये ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बढ़ जाती है पूरी समस्याएं। समझ रहे होंगे आप।
छात्रों आगे देखते हैं। इसके बाद में एक चैप्टर आपको पर्यावरण में लगा है, जल प्रदूषण से होने वाले मुख्य रोग। तो पहले तो हम जल प्रदूषण से होने वाले सामान्य रोग देख लेते हैं। पीलिया है, हैजा, ठीक, पीलिया, हैजा, डायरिया कहलाता है ये, मलेरिया, टाइफाइड या ये मोतीझरा या आंत ज्वर भी कहलाता है, जुकाम, सर्दी, खांसी, डायरिया लिख दिया, हैजा को इंग्लिश में डायरिया कहते, कब्ज, अपच और गुर्दे की पथरी। ये छात्रों जो रोग हैं मुख्यतः जल प्रदूषण से होने वाले ये रोग हैं। यहां से प्रश्न बन जाता है। कुछ जल में तत्वों की या कुछ अन्य पदार्थों की अधिकता के कारण भी कुछ रोग होते हैं, वो हमने यहाँ लिख रखे हैं, आप देख सकते हो। सबसे पहले तो हमने यहाँ लिखा है जल में पारा की अधिकता से जो रोग होता है वो होता है मिनीमाटा। जल में पारे की अधिकता से छात्रों कौन सा रोग होता है, यहाँ लिखा है हमने मिनीमाटा। जैसे अपन कहते हैं ना पारा, पारा मतलब एक बर्तन है, तो हम कह सकते हैं को जो बर्तन है वो कैसा है, मिनी है। मिनी मतलब छोटा बर्तन है, यहां से जोड़ लेना। पारा जो है बर्तन वो कैसा है, मिनी मतलब छोटा है। और छात्रों ये जो मिनीमाटा रोग हुआ था ये 1950 के लगभग में हुआ था जापान में। जापान में हुआ था, कोई खाड़ी का पानी, मिनीमाटा खाड़ी का ही नाम है ऐसा समझना आप, पानी की एक खाड़ी है, तो वहां जापान में 1950 में क्या हुआ था, पारा बहुत अधिक मिल गया था और वहां रहने वाले जो आदिवासी थे उनने उसी पानी का उपयोग किया था, तो इनको मिनीमाटा रोग हो गया था और लगभग 5000 लोगों की उसमें डेथ हो गई थी मिनीमाटा रोग से 1950 के लगभग में। कहा, जापान में, ठीक है। अब रोग मतलब इसमें क्या होता है, मुख्यतः इसमें जैसे पागलपन या पक्षाघात या कोमा में चले जाना, ऐसी कुछ बीमारियां इसके लक्षणों में ऐसा कुछ होता था। इसके बाद में छात्रों यहाँ है जल में सीसा, सीसा मतलब लेड, पीबी। जल में सीसा मिल जाने से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है सीसा मिलने से अस्थमा या दमा, मतलब बलगम निकलना, फेफड़ों में सूजन, सांस लेने में दिक्कत, हाँपी चलना, ये क्या कहलाता है छात्रों, अस्थमा या दमा। इसको आप कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे इसको, तो एक तो यहां से याद रख सकते हो, यहां लिखा है सीसा और यहां लिखा है अस्थमा या दमा। तो दमा मतलब आप इसको कह सकते हो दगा, तो सीसा मतलब क्या होता है, कांच, वो कभी भी फूट सकता है थोड़ी सी ठोकर लगने पे, तो हम कह सकते हैं कि सीसा दगा दे सकता है। तो सीसा या लेड इसको कहते हैं, तो क्या होगा इससे, सीसा से अस्थमा या दमा, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। और फिर यहां और सीसा मिलने से वृक्क मतलब किडनी संबंधित बीमारियां भी फैल सकती हैं। इसके बाद में छात्रों यहां लिखा है जल में कैडमियम मिलने से, कैडमियम एक पदार्थ, एक धातु होती है, जल में कैडमियम मिलने से कौन सी बीमारी होती है, एटाइटाई। ये भी छात्रों जापान की ही एक बीमारी है एटाइटाई, जो लगभग 1912 में फैली थी। इसमें क्या होता है एटाइटाई बीमारी में, ऐसा आप याद रखना, एटाइटाई बीमारी में कि जैसे ई मतलब यहां वहां दर्द होता है, खासकर हड्डियों में और जोड़ों में दर्द होता है, और इतना ज्यादा असहनीय दर्द होता है कि लोगों की डेथ तक इसमें हो जाती है एटाइटाई नामक बीमारी से। तो कैडमियम, एटाइटाई, अब कैसे आप इसको याद रखोगे कि जैसे यहां लिखा है यमराज, तो आप समझ जाओ कि यमराज आज तो टाई आई लगा के आ गए, मतलब कोई जाने वाला है, ऐसे करके आप याद रखना कि यमराज टाई वाई लगा के आ गए। और छात्रों कैडमियम की अधिकता से जल में हृदय रोग भी होते हैं, ठीक है, हृदय संबंधित बीमारियां भी होती हैं, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। फिर जल में फ्लोरीन की अधिकता से कौन सा रोग होता है, फ्लोरिसी, फ्लोरिसी, जल में फ्लोरीन की अधिकता से कौन सा रोग होता है, ये यहां आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, तो फ्लोरीन से फ्लोरिसी। फ्लोरिसी क्या कहलाता है कि शरीर में कैल्शियम वगैरह की मात्रा ज्यादा बढ़ जाना, कैल्शियम मोटापा बढ़ जाना जल शरीर में, या हम कहें दांतों का क्षरण आदि होना, ठीक है, ये कहलाता है फ्लोरिसी। फिर छात्रों ये यहां लिखा है डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस एक प्रकार का रोग कहलाता है छात्रों, डर्मेटाइटिस, हिंदी में शब्द ध्यान नहीं आ रहा, डर्मेटाइटिस, पांव में एक्जिमा, बिल्कुल सही, एक्जिमा एक प्रकार का कहलाता है डर्मेटाइटिस। ये डर्मेटाइटिस मतलब पांव में चकत्ते हो जाते हैं, उनमें खुजली होती है, कुछ छोटी छोटी फुड़ियां उसमें हो जाती हैं, पांव का हिस्सा एक कोई काला पड़ जाता है, वो डर्मेटाइटिस चर्म रोग कहलाते हैं। इसी प्रकार से कैलोसाइटिस भी एक प्रकार का चर्म रोग है, ये भी दूषित जल से होने वाले रोग हैं।
ठीक है। कैसे आप याद रखोगे कि जल से डर लगता है, वैसे ही लोगों को हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होती है पागल कुत्ते काटने से। तो यह डर शब्द आ जाए तो जल, ठीक है, यहां से जोड़ देना। और जल है तो कल है, कैलो शब्द लिखा तो जल है तो कल है, ये समझ जाओगे आपकी ये जल की बीमारी है। फिर जल में एस्बेस्टस यदि ज्यादा मिल जाए तो छात्रों कौन सी बीमारी होती है? फेफड़ों का कैंसर होता है यदि एस्बेस्टस ज्यादा मिल जाए तो। ठीक है, अब इसको आप कैसे याद रखोगे? एस्बेस्टस मिलने से फेफड़ों का कैंसर होता है। ठीक है, कैसे आप जोड़ोगे? ऐसे जोड़ रहे हैं ना कि यहाँ एस लिखा है, अब सर लोगों के तो एस है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, तो जोड़ सकते हो आप। फिर यहाँ लिखा है जल में चांदी की अधिकता से छात्रों कौन सा रोग हो जाता है? अर्जिया। अर्जिया रोग हो जाता है जल में चांदी की अधिकता से। तो इसको कैसे जोड़ोगे कि देखो आजकल बहुत से लोग अर्जित करना चाहते कि हमारे यहाँ चांदी हो जाए, चूंकि ये महंगी होती है तो सभी लोग अर्जित करना चाहते कि हमारे पास चांदी हो जाए, ऐसे अर्जिया चांदी की अधिकता से। फिर छात्रों जल में सबसे ज्यादा गहराई पर कौन सा तत्व पाया जाता है? जल में सबसे ज्यादा गहराई पर आर्सेनिक, एस, ये आर्सेनिक पाया जाता है। इस आर्सेनिक की अधिकता से कौन सा रोग होता है? ब्लैकफुट रोग होता है छात्रों। ये ब्लैकफुट रोग कहलाता है कि पांव में काले धब्बे पड़ जाते हैं और पांव में या शरीर के किसी हिस्से पर कैंसर जैसी कंडीशन बन जाती है, ऐसे घाव बन जाते हैं, वो मिटते नहीं है जल्दी, ठीक है, स्थायी रूप धारण कर लेते हैं, उसको हम ब्लैकफुट रोग कहते हैं। आर्सेनिक की कमी से होता है ब्लैकफुट रोग, ठीक है। ऐसे याद रख लेना कि कहीं कहीं के जो सैनिक होते हैं वो ब्लैक होते हैं, ऐसे करके आप याद रख सकते हो, ठीक है। और वो सैनिक जो होते हैं वो फुट भी कुछ अच्छी प्रकार के पहनते हैं स्पेशल, इसको आप जोड़ सकते हो। इसके बाद छात्रों दूषित जल से होने वाले रोगों में हमने एक रोग और लिया है, यहां लिखा है ब्लू बेबी सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब तो ये अनुवांशिक रोग एक प्रकार के कहलाते हैं, सिंड्रोम जहां भी लिखा हो अनुवांशिक रोग कहलाते हैं ये। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है ये छात्रों नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है पानी में। और ये जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है इसमें क्या होता है कि शरीर में रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन का डिस्टरबेंस हो जाता है, रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन का डिस्टरबेंस हो जाता है। तो इस कारण से ऑक्सीजन रक्त में नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण बच्चों का जो या उस व्यक्ति का जो रंग होता है वो पूरे शरीर का रंग ब्लू मतलब नीला होने लगता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो इस प्रकार के रोग को हम ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। और इस किसकी सहायता से होता है छात्रों? ये होता है नाइट्रेट की नाइट्रेट की कमी के कारण। समझ पा रहे होंगे आप। इसके बाद छात्रों हमने यहां लिख रखा है कचरे के प्रकार। कचरा, चूंकि कचरा कई प्रकार का होता है लेकिन प्रश्न यहां से आते हैं इसलिए हमने ये लिखा। अगला जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें कचरे के बहुत सारे प्रकार बताएंगे हम आपको। एक कचरा होता है जैव निम्नीकरणीय या जैव अपघटनीय। छात्रों यहाँ इसी शब्द को आप समझ रहे हो, अपघटनीय। अपघटन का मतलब होता है कि वातावरण में जो उपस्थित सूक्ष्म जीव होते हैं वो उस कचरे को खत्म कर देते हैं, धीरे धीरे वो मिट्टी में मिल जाता है, हमें दिखता नहीं है कचरा, मतलब नष्ट हो जाता है वो कचरा। तो जो कचरा आसानी से नष्ट होने वाला होता है, जल्दी मिट्टी में मिल जाता है अपघटकों द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा, उसे हम जैव निम्नीकरणीय कचरा या जैव अपघटनीय कचरा कहते हैं। यहां से उदाहरण आते हैं, जरा ध्यान से आप इन शब्दों को पकड़ लेना। तो फल या फल के छिलके, सब्जियां, सब्जियों के छिलके, मानव या जानवरों का मलमूत्र, अंडे के छिलके, कागज, पत्ते आदि बहुत सारे सामान आप समझ सकते हो, ये क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं वातावरण में। इनको यदि खुला छोड़ दिया जाए तो इनका अपघटन हो जाता है, तो इन्हें जैव निम्नीकरणीय या अपघटनीय कचरा कहते हैं। दूसरा यहां से छात्रों प्रश्न आता है, दूसरा होता है अनअपघटनीय। दूसरा क्या होता है? अनअपघटनीय। अन शब्द लिखा है मतलब उसका अपघटन नहीं होता है, या उनको हम जो यहाँ आ, वहां भी अन लिखा आएगा और यहाँ भी आ लिखा है छात्रों। आ का मतलब निगेटिव सेंस लिया जाता है। आ जहां कहीं भी हिंदी में लग जाए तो निगेटिव मतलब नकारात्मक। तो अनिम्नीकरणीय या अनअपघटनीय कचरा हम किसे कहते हैं? जिसका अपघटन बहुत जल्दी नहीं हो पाता या जिसका अपघटन हो ही नहीं पाता, हजारों साल लग जाते हैं उसके अपघटन में। ऐसे पदार्थों को हम या ऐसे कचरे को जैव अनिम्नीकरणीय या जैव अनअपघटनीय कचरा कहते हैं। उदाहरण यहां से आते हैं। पॉलीथीन का उदाहरण परीक्षा में सबसे ज्यादा आता है कि कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय है। तो छात्रों ये पॉलीथीन या जो जिलेटिन होती है इसका अपघटन नहीं होता, ये ऐसी की ऐसी ही वातावरण में हजारों साल तक डली रहती है, जो जीव जंतुओं को कई प्रकार से नुकसान
पहुंचाती है, नालियां वगैरह अपनी भी डिस्टर्ब हो जाती हैं, ऐसी बहुत सारी बातें, जानवर इसको खा लेते हैं। कांच के टुकड़े ये भी इसमें आएगा, प्लास्टिक की बोतलें वगैरह या प्लास्टिक जितने भी प्रकार के प्लास्टिक के पात्र या जितनों में प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है, सभी प्रकार का प्लास्टिक, सभी प्रकार का कांच, कीले, एल्यूमिनियम, एस्बेस्टस के टुकड़े आदि, मोबाइल का जो कचरा है, जितना भी कचरा मोबाइल में बचता है उसके अंदर जो, वो सभी के सभी जैव अनिम्नीकरणीय में आ जाते हैं छात्रों। आगे हमने यहाँ आपको वायु प्रदूषण और उससे होने वाले रोगों के बारे में भी बताने का प्रयास किया है। छात्रों, वायु प्रदूषण का जो मुख्य अवयव होता है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड से ही सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण होता है। कभी हम वायु प्रदूषण के बारे में बताएंगे, आज हम केवल आपको रोगों के बारे में बता रहे हैं। तो वायु प्रदूषण से होने वाले हालांकि जो मुख्यतः रोग हैं वो सब हृदय से संबंधित होते हैं, कहीं न कहीं दिल से संबंधित होते हैं, दिल की बीमारी से, कहीं न कहीं फेफड़ों से संबंधित रोग होते हैं, कहीं न कहीं श्वास नली से संबंधित रोग होते हैं, जितने भी वायु प्रदूषण से होने वाले रोग होते हैं। जैसे कभी यहाँ लिखा है CO, यदि कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाती है छात्रों तो सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस फूल जाती है, घुटन होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO को दम घोंटू गैस कहते हैं। ठीक है, अभी बताया था हमने। इसके बाद में जो कैडमियम होता है छात्रों, ये कैडमियम क्या कर देता है, ये ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ाने से आप जानते हो कितने प्रकार की घातक बीमारियां, लगभग पक्षाघात आदि आपको हो सकता है। तो कैडमियम रक्तदाब बढ़ा देता है। ठीक, हार्ट अटैक आ सकता है कैडमियम, यदि वायु जो आप श्वास ले रहे हो उसमें यदि कैडमियम मिला है। फिर छात्रों, एक कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता से एक बीमारी और होती है जो हमने यहाँ लिख रखा है, एम्फाइसीमा। क्या लिख रखा है, एम्फाइसीमा। तो अब परिभाषा आती ना, एम्फाइसीमा को परिभाषित करो, तो को यहाँ लिखा ही है। एम्फाइसीमा को माने कार्बन मोनोऑक्साइड से होगी। एम्फाइसीमा नामक बीमारी क्या होती है छात्रों, दूषित वायु ज्यादा फेफड़ों में लेने से फेफड़ों में सूजन या फेफड़ों का कैंसर होने लगता है, जिसको हम एम्फाइसीमा नामक बीमारी कहते हैं। अधिक हवा फेफड़ों में हमारे भरने लगती है, निकल नहीं पाती फिर वो। इसके बाद में छात्रों हम देखते हैं, यहां लिखा है हाइड्रोकार्बन। आप जानते हो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक होते हैं। ठीक है, उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, यदि वायुमंडल में या हवा में, गैसों में यदि हाइड्रोकार्बन बढ़े हुए होते हैं तो इनमें आंखों में जलन या आंखों में खुजली या आंखों में सूजन वगैरह इस प्रकार के रोग होने लगते हैं। फिर छात्रों यहाँ लिखा है N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड। श्वास संबंधी या श्वास नली संबंधी जितने भी रोग होते हैं ये नाइट्रोजन ऑक्साइड से भी होते हैं। ऑप्शन कभी भ्रमित करने वाले नहीं आते, अब टेंशन नहीं लेना। फिर इसके बाद में यहाँ लिखा है छात्रों ब्रोंकाइटिस या वातस्फीति, ये भी फेफड़ों से संबंधित बीमारी ही है, श्वास लेने में समस्या या फेफड़ों का कैंसर भी है। ब्रोंकाइटिस उसी की तरफ इशारा करता है। इसके बाद में फेफड़ों व हृदय से संबंधित रोग जैसे अस्थमा, दिल का दौरा पड़ना मतलब हार्ट अटैक वगैरह, ये सब किससे होते हैं, वायु प्रदूषण से होने वाले रोग हैं। छात्रों, हमने बहुत जल्दी में आपको ये सब रोग बताने का प्रयास किया। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ये हमारा प्रदूषण या पर्यावरण प्रदूषण पर पहला वीडियो है। आप जल्दी ही आपको इसका दूसरा वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हम सभी प्रकार के जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण वगैरह सभी प्रकार के प्रदूषण आपको उसमें बता रहे होंगे। और प्रदूषण के निवारण के लिए मतलब जितनी भी समस्याएं पर्यावरण से संबंधित हो रही हैं, उनके निवारण के लिए वैश्विक स्तर पर जो UNEP होता है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, यही पर्यावरण की रक्षा की जवाबदारी इसमें ले रखी है पूरे वर्ल्ड लेवल पर। तो इसने कहां कौन कौन सी बैठकें वगैरह की, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। यदि छात्रों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। धन्यवाद।